दिल्ली से मोहब्बत तो हर कोई करता है, लेकिन जब इसमें सियासती तड़का लगता है और सियासत को समझना जरूरी होता है तो हर तरीके के अतरंगे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू रहता है। बहरहाल सवाल ये है कि इस बार जो दिल्ली 7 बार उजड़ी बसी, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली को पाने की चाह हर किसी की रहती है। ऐसे में जब 27 साल का सूखा पार करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस आई है, दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई है, तो सवाल है कि आखिर दिल्ली का सीएम कौन होगा। क्या इस चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के लिए रहने वाली हैं, वो तमाम चीजें जो है खुल करके सामने आ रही है। और इसी पे ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हमारी सहयोगी कामनी भी मौजूद है। कामनी, आपसे मैं समझना चाहूंगी क्योंकि लगातार आप नजर बनाई हुई है दिल्ली की खबरों पे, खास करके दिल्ली में सीएम कौन बनेगा, किस चेहरे पर जो है अग्रण होगी भारतीय जनता पार्टी, किस पर मोहर लगेगी, क्या लगता है आपको? आज तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए कि 8 तारीख को जिस तरीके से नतीजे आते हैं और इतना लंबा समय भारतीय जनता पार्टी लेती है, बहुमत पूरी होने के बावजूद अभी तक सीएम के चेहरे पर मोहर नहीं लग पाया। हालांकि आज शाम को मोहर लग जाएगा। इस बीच आरएसएस ने प्रस्ताव पारित किया है। जो खबरें सामने आ रही हैं उससे आरएसएस ने मांग की है कि महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को दी जानी चाहिए। तो मतलब देखा जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो महिला मुख्यमंत्री की ओर आगे बढ़ सकती है। अच्छा, एक बात ये भी कही जाती है, तर्क वितर्क तो बहुत होता है चर्चाओं में। नाम अगर बात करी जाए तो अनगिनत नाम ऐसे हैं जो दिल्ली के सीएम के लिए दावेदारी धर रहे हैं। एक करके आपको उन नामों के लिए बता दूं और वजह भी बताते जाऊंगी, इसलिए मैं ना ये पॉइंटर्स पे लेकर आई हूँ कि आखिर ये सब नाम क्यों चर्चाओं में है। क्योंकि देखिए, नाम तो कई चर्चाओं में रहे, लगातार आप खुद ग्राउंड पर रही, आपने देखा राजनीति किस तरीके से हो रही थी। हालांकि आस्था उन्हीं में से है जिसने बोला था कि नतीजों का तो नहीं पता, लेकिन इतना कह रही हूँ कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। तो इसके लिए तो आपको शुभकामनाएं कि आप जो ग्राउंड पे जो भी देख रही थी वो सही समझ रही थी आप। तो देखिए, दिल्ली में देखिए रविंद्र सिंह जो है उनका नाम काफ़ी चर्चाओं में रहा। हालांकि देखिए आरएसएस की इस वक्त जो खबरें आ रही हैं उससे तो ये है कि महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलने वाली हैं, लेकिन क्योंकि देखिए ये पंजाबी दलित समुदाय से है, पहली बार विधायक बने हैं और बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप देखिए क्या कहते हैं कि चंद्रशेखर भी लगाते रहते हैं और कांग्रेस और राहुल गांधी तो मुखर होकर बोलते रहते हैं कि दलित विरोधी हैं। ऐसे में दलित एक भी मुख्यमंत्री किसी भी सूबे में जहां पर इनकी सरकार है वहां नहीं है, तो ऐसे में इनके नाम की चर्चा है। मतलब दलित फैक्टर जो है वो खुल करके सामने आ बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये हैं शिखा राय। शिखा राय ग्रेटर कैलाश से इन्होंने सौरभ भारद्वाज को 1-2 नहीं 3000 वोटों के अंतर से इन्होंने हराया। तो ऐसे में इनकी नाम की भी काफी चर्चा है कि ये मुख्यमंत्री बन सकती हैं, क्योंकि देखिए इनका ना जो संघ है और बीजेपी से है उससे मतलब काफी लंबे समय से मतलब इनका जुड़ाव रहा है। जिस तरह से आपने इन 2 नामों का जिक्र किया है, तो इन नामों के बीच में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी चेहरे पर मुहर लगाएगी, जिस भी चेहरे के लिए मुखर होकर के बोलेगी, वो क्या आरएसएस से जुड़ा ही हुआ व्यक्ति होगा? देखिए आस्था, ये तो निश्चित है। देखिए जो भी होगा मुख्यमंत्री वो आरएसएस से जुड़ा ही होगा, लंबे समय से आरएसएस में काम कर रहा होगा। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी है कि हालांकि नाम चौंकाने वाले वो देती है, लेकिन ये होता है कि लंबे समय से संगठन में वो व्यक्ति काम कर रहा होता है, संगठन को मजबूत करने के लिए कर रहा होता है और उस व्यक्ति को खुद भी नहीं पता होता है कि आरएसएस या फिर भारतीय जनता पार्टी उसे कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने वाली है। कहीं ना कहीं निष्पक्ष होकर ईमानदारी से ये लोग अपना काम कर रहे होते हैं। कोई में देखिए प्रवेश वर्मा, जिनके पिता एक ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में आज भी याद किए जाते हैं, क्योंकि जब उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने छोड़ी थी तो वो बस से डीटीसी बस से वो अपने घर गए थे। तो इस तरीके के ईमानदार व्यक्ति रहे हैं वो। और जिस तरीके से अगर कहा जाए तो प्रवेश वर्मा को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं लड़वाया, सांसद का चुनाव उन्हें नहीं लड़वाया, उस वक्त भी सवाल उठ रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। क्या पता उनके लिए कोई बड़ा सोच इन लोगों ने रखा हो, इस वजह से उन्हें सांसद नहीं बनाया गया। हालांकि देखिए आने वाला वक्त बताएगा। इसके साथ साथ विजेंद्र गुप्ता जो है उनका भी नाम काफी चर्चाओं में है। वैश्य चेहरे से आते हैं, वैश्य समाज के हैं और वैश्य समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है और दिल्ली में एक अच्छी खासी तादाद है इस समुदाय के वोटरों के। वहीं राजकुमार भाटिया जो हैं
जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनकी संगठन में भी काफी मजबूत पकड़ है। मतलब और सबसे बड़ी बात जो बीजेपी के लिए दिल्ली में गेम चेंजर रहा, झुग्गी झोपड़ी अभियान, इसके ये प्रमुख में से एक रहे थे। तो देखना होगा कि ये बनेंगे। जितेंद्र महाजन जो हैं वो एबीपी से अपनी राजनीति शुरू करते हैं और अभी तक जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के लिए काम किया है, संगठन के लिए काम किया है, तो उनके नाम की भी चर्चा है। वहीं अगर रेखा गुप्ता की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो इनके नाम की ही चर्चा है। महिला है, आरएसएस ने महिला मुख्यमंत्री की मांग की, जिस हिसाब से खबरें आ रही हैं, और रेखा गुप्ता सबसे ज्यादा चर्चाओं में है कि ये मुख्यमंत्री बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ये काम करती हैं, सबसे बड़ी बात है इनका शहरी और ग्रामीण दोनों जगहों पे नहीं पकड़ रखती हैं। जमीनी रूप से ये काम करती आ रही हैं, बीजेपी और संगठन में लंबे समय से काम कर रही हैं। जैसे आपने जमीनी का जिक्र किया, तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जहाँ जहाँ पर भी चुनाव हुए और मुख्यमंत्री का चयन हुआ, फिर वो चाहे हम महाराष्ट्र देख लें या फिर हम मध्य प्रदेश देख लें, राजस्थान देख लें, हर जगह पर जो है कोई एक ऐसा गंगा के छोर से आता है मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जिसका नाम भी आता है, और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है वो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। बिल्कुल, मतलब देखिए अगर आप और हम देखें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मतलब मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बनाए गए, बहुत सादगी भरे लोग हैं ये लोग। मतलब एक आदिवासी हैं, एक ओबीसी हैं, एक ब्राह्मण हैं, और मतलब जब उन्हें देखा जाता है तो बहुत सादे व्यक्ति दिखते हैं, बहुत साधारण। ये नहीं लगता है कि भाई कोई ऐसा मुख्यमंत्री है, सूबे का मुख्यमंत्री, ऐसा लगता है मतलब आम जनता को ये फील होता है कि हम में से ही कोई है। तो इसी तरीके की छवि वाली जहाँ तक लगता है कि बीजेपी अनाउंस करेगी जिसका भी नाम, वो ऐसे ही होंगे। हालांकि इतना तो साफ कर दिया गया है कि जो भी विधायक है उनमें से ही एक होने वाले हैं। तो अब देखिए, देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि बीजेपी चौंकाने में माहिर है और चौंका सकती है। पता चले लिस्ट में जितने नाम है उनमें से कोई ना हो, कोई अलग ही व्यक्ति आ जाए। तो हमेशा कहा जाता है ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इस तरीके की कहावत जो है भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी पर बखूबी फिट बैठती है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई भी ऐसा एक व्यक्ति जिसने पार्टी के लिए काम तो किया है लेकिन शायद वो कहीं छुपा हुआ है और उसको ला करके हाईलाइट कर दिया जाता है और एक बड़े पद पर बैठा दिया जाता है। फिलहाल चर्चा इस बात को लेकर के हम कर रहे हैं कि आखिर दावेदारी किसकी कितनी ज्यादा है, किस पर जो है मुहर लग सकती है। महिला की चर्चा ज्यादा है, महिला मुख्यमंत्री को लेकर के, लेकिन इस बीच में एक दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी चुनौती है उसका भी जिक्र करना जरूरी है। वो चुनौती जो शायद अभी भारतीय जनता पार्टी उसको आंक पा रही है या नहीं, ये तो कामनी जी बताएंगी, लेकिन इस बीच में जो चुनौतियां हैं, जब वो सत्ता में 27 साल बाद आई है, जनता ने भरोसा जताया है, तो कौन सी ऐसी चुनौती सबसे ज्यादा आप देख रही हैं कि शायद यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी भारतीय जनता पार्टी डगमगाई तो आगे चुनाव में फिर क्या होगा? देखिए, चुनौतियों का तो ये है ना, आस्था की चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, क्योंकि जिस हिसाब से कहता अरविंद केजरीवाल के पास मतलब बार बार उनके लिए एक सबसे ज़्यादा सिंपल और सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट अगर उनके लिए कोई टास्क होता था तो उनका ये रहता था कि चलो मैंने ये घोषणा कर दी और तमाम मेरी पार्टी जो है वो उन चीज़ों को मानेगी और आगे काम करेगी। लेकिन यहाँ खेल अलग हो जाता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संगठन फैसले लेती है, उसे अमल में लाना और करवाना वो मुख्यमंत्री का फर्ज होता है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से एक अलग सरकार दिल्ली की जनता को देखने को मिलने वाली है कि जो सरकार राज्य में है वो किस तरीके से काम करेगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह देते थे तो लोगों को विश्वास होता था कि चलो भाई इन्होंने बोल दिया ये यही होगा, लेकिन अब प्रदेश के जो मुखिया बनेंगे, जो भी बनेंगे, संगठन जो कहेगा वही करना होगा। तो कभी कभी ये भी होगा कि भाई आपने संगठन में चर्चा किए बिना ही कुछ बोल दिया, तो फिर उस पर भी मतलब मंथन होना जरूरी होगा कि आपने जो बोला है उसे अमल में लाया जाएगा भी या नहीं। लेकिन इस बीच में देखिए गांधी, इस बात को भी समझना बेहद जरूरी है कि जिस तरह से योजनाओं का जिक्र हुआ, 2100 रुपए देने की बात हुई, किसी ने 2500 रुपए देने की बात कही, ये सारी चीजें आई, लेकिन जब हम दिल्ली का बजट देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो क्या वाकई ये सारी चीजें जनता तक पहुंचेंगी भी या नहीं? क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है, समझ रही अच्छा, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस तरीके से मुफ्त खोली पर एक तरीके से फ्रीबीज पर लेकर सवाल भी उठाए हैं और फटकार भी लगाया है और लगनी भी चाहिए।
क्योंकि देखिए चुनाव जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से कोई 2100 का ऐलान करता है तो दूसरा व्यक्ति कहता है मैं 2500 दूंगा, मुझे वोट दे देना। तो देखिए ये तो निश्चित है, देखिए जिस तरीके से मुझे जहाँ तक लगता है 71,000 करोड़ का बजट है दिल्ली का, तो ऐसे में पहले ये भी शंका थी देखिए कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को ये इस बजट के पैसे मिलते भी थे पूरे की नहीं, क्योंकि देखिए उपराज्यपाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हो जाते हैं लेकिन और सरकार आम आदमी पार्टी की हो जाती है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी रहती है, तो वो कसाकसी लगी रहती थी। वो कसाकसी अब आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए अब सूबे में आपकी सरकार, उपराज्यपाल आपके हुए, केंद्र में आपकी सरकार, लेकिन सबके बीच जिस तरीके से फ्री व्हील्स को लेकर आप कह रही हो, तो कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर अगर बीजेपी इससे छुटकारा चाहे तो ले सकती है, नहीं तो अब उसे जवाबदेही देना पड़ेगा। क्योंकि पहले क्या था कि अरविंद केजरीवाल आकर विक्टिम कार्ड खेल के आया करते थे, कह देते थे कि भाई हमें तो उपराज्यपाल सपोर्ट नहीं कर रहे, हमें तो केंद्र की सरकार सपोर्ट नहीं कर रही, हम तो आपके लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार, राज्य में भी आपकी सरकार और उपराज्यपाल भी कहीं ना कहीं आपके ही रहते हैं। मतलब साफ तौर पर कहा जाए तो डबल इंजन की सरकार देखने को मिल रही है। लेकिन जब हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो अप्रैल में होने वाले एमसीडी चुनाव का भी जिक्र करना जरूरी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के भी चुनाव में आती है तो यहाँ पर ट्रिपल इंजन वाली सरकार तो देखने को मिलेगी। लेकिन इस बीच में सबसे ज्यादा जो मुख्य प्रश्न है वो ये है कि दिल्ली में गंदगी देखी गई, नाले किस तरह से बह रहे थे, सड़कों का आलम ऐसा था कि पूरी तरीके से वो तालाबों में तब्दील हो गई थी, नहर बन गए थे। तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर क्या है, क्योंकि लगातार जो विपक्ष में बैठे हैं आम आदमी पार्टी के लोग भी ये सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल देखिए आस्था, जिस तरीके से एमसीडी में अप्रैल में चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं कि 5 पार्षदों के इधर उधर होने से ही सारा खेल बदल जाएगा। तो देखिए एमसीडी में अभी तो 15 साल बाद बीजेपी की सत्ता हटी थी और आम आदमी पार्टी सरकार में आई थी, लेकिन अब फिर से जिस हिसाब से लग रहा है उसमें अप्रैल में बीजेपी दोबारा उसे ले सकती है और चुनाव होंगे तो बीजेपी जीत सकती है। तो ऐसे में इनके पास चुनौतियां हैं कि आप किस तरीके से गंदगी कम करेंगे, किस तरीके से नालियां साफ करेंगे, और इस सब के साथ साथ कहीं ना कहीं यमुना की सफाई भी इनके लिए बड़ी चुनौती है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो इन्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि डबल इंजन नहीं है, ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। आपने यमुना सफाई का जिक्र किया है तो मैं इसमें सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, क्योंकि कई तस्वीरें ऐसी सामने आई जहां पर सफाई बहुत तेजी से यमुना की होती दिख रही है। हालांकि अभी दूल्हा कौन है दिल्ली का वो नहीं पता चला है, तो उस बीच में क्या लगता है कि क्या वाकई संतुष्ट हो पाएगी जनता भारतीय जनता पार्टी के काम से? देखिए आस्था, दूल्हा वाकई में दूल्हा कौन होगा ये तो नहीं पता, लेकिन बारात कैसी होगी ये सबको पता चल चुका है। क्योंकि बारात कैसे पता चल चुका है, क्योंकि भले मुखिया को चुनने में समय लग रहा हो, लेकिन वादे पूरे करने में भारतीय जनता पार्टी पीछे हटती हुई नहीं दिख रही है। बोला है 3 साल के अंदर यानी 2027 तक यमुना को साफ कर दिया जाएगा। आरती और पूजा तो स्टार्ट कर दी गई है और सफाई अभियान भी 4 मशीन लगा दी गई है और सफाई शुरू कर दी गई है। हालांकि जिस हिसाब से खबरें आई और जिस हिसाब से वहाँ पे जो सफाई कर्मी है, जो सफाई कर रहे हैं तमाम वहाँ के इंजीनियर, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बोला कि देखिए आसान नहीं है, यमुना में जिस तरीके से गंदगी हो रही है तो उसके लिए देखिए बहुत सारी चुनौतियाँ हैं कि आसपास जो फैक्ट्रीज हैं उन्हें समझाना होगा कि उनके जो केमिकल्स हैं उनको किस तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। और अब जैसे अरविंद केजरीवाल यमुना की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बाढ़ आई थी दिल्ली में, जब काफ़ी चला था कि जनता के लिए जल महल और शीश महल में सीएम, तो अब क्या है, उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने फिर विक्टिम कार्ड खेला था, कहा था कि हरियाणा से पानी छोड़ा गया है और हरियाणा से गंदगी होती है। हरियाणा और पराली के लिए भी पहले जिस तरीके से पंजाब पर आरोप लगाते थे और पंजाब में जब सरकार बनी तो वो भी चुप हो गए वो। तो अब देखिए, अब लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ नहीं करती, क्योंकि हरियाणा में किसकी सरकार है, दिल्ली में तो आपकी सरकार बनी गई है और ये पानी जाता कहाँ है, यूपी में किसकी सरकार है। अगर सिर्फ आसपास के ही राज्यों की बात करें, दिल्ली की एक साइड हरियाणा है और दूसरी साइड यूपी है, तो अब आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, आपको वादे पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए आप कहीं से भी विक्टिम कार्ड तो नहीं खेल पाएंगे। मसलन अगर देखा जाए तो अभी तक आप 21 राज्यों में थे, 22वां राज्य आपको मिल गया है और 22वां राज्य वो एक केंद्र मिला है
जिसके इर्द गिर्द जो है यमुना की राजनीति भी आती है और यमुना की सफाई भी अंकित हो जाती है। तो ऐसे में देखिए सबसे बड़ी सवाल ये भी, जैसे आपने बताया कि अब जवाबदेही जो है ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हरियाणा में भी आपकी ही सरकार है, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश में भी आपकी है, दिल्ली में आप आई गए हैं। लेकिन इन सबके बीच में जैसे आपने बजट का जिक्र किया, बजट के साथ साथ तो जो वादे और दावे किए जा रहे थे, जो सफाई की बात की गई, दिल्ली को परिवर्तित करने की, दिल्ली को विकास की ओर ले जाने की बात की गई, लेकिन वो चीजें कैसे संभव होगी वो भी तब जब लगातार विपक्ष आप पर हावी हो सकता है, लगातार जनता ने आपको जो चुना है, कैसे सारी चीजें मैनेज होंगी? देखिए आस्था, पहली बात तो जिस तरीके से ये चीज़ तो वाकई में बहुत गंभीर होने वाली है, क्योंकि देखिए आप मुखिया भी चुनने वाले हैं, आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से फ्री बिजली, पानी, इसके साथ साथ जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव के दौरान कहा था कि भाई एक भी आम आदमी पार्टी की जो अच्छी योजनाएं हम एक को भी खत्म नहीं करेंगे, उसको लगातार जारी रखा जाएगा। तो देखिए, और सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से फ्री फीस पर सवाल उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी को बचना होगा तो वो क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी ढाल बनाएगी और उससे मुकरेगी। नहीं तो अगर बजट की बात की जाए तो बजट तो आपको देखिए अब तो मिल ही जाएगा, पूरा मिलेगा। तो दिल्ली की जनता तो यही सोच रही है कि केंद्र में भी सरकार है, उपराज्यपाल भी आपके हो गए हैं, तो अब बजट भी आप। लेकिन ये ढाल के साथ क्या जनता इनको दोबारा मौका देगी? यही तो बात है, अगर आपको दोबारा चाहिए तो आपको तो काम करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो बार बार जीतते गए, उसकी वजह भी ये थी कि हम भी समझ रहे थे, मतलब जनता एक तरीके से समझ रही थी कि चलो भाई उपराज्यपाल फाइल अटका देते हैं। अब तो फाइल भी नहीं अटकेगी आपकी, फाइल तो नहीं अटकेगी, तो फाइल नहीं अटकेगी तो आपको काम तो करना पड़ेगा। जनता अब बहाने सुनने के मूड में नहीं है। जनता ने देखिए 27 साल का जो सूखा आपका खत्म किया है, तो उनके भी जितने सूखे हैं वो आपको खत्म करने ही होंगे। और नहीं तो जनता जनार्दन है, वो कब किसे सिर पे बिठा ले और कब किसे फर्श पे ले आए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आज जैसे फर्श वाली एक कहानी है, लगातार सीएमओ के नाम के लिए चर्चाएं हैं, दावेदारी अनेकों की है, लेकिन इसके साथ में चुनौती कितनी ज्यादा दिल्ली के लिए है, यानी कि दिल्ली में सत्ता पर आने वाले सीएम के लिए क्या होगी। क्योंकि जनता दिल्ली की जब चुनाव की नीति आई थी तो बहुत ही एकदम क्लियर कट था कि जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं मिलेगा। और यही वजह रही कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है दिल्ली की जनता ने। तो अब भरोसा के ऊपर कितना वो खड़े उतरते हैं ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि दिल्ली का सीएम आप किसे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के।